हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम सीजी टेट 2019 के पेपर 1 के सारे जो 30 क्वेश्चन है सीडीपी के उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2020 का पेपर 1 और पेपर 2 का सीडीपी के सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उससे पहले हमने 2022 का पेपर 1 और पेपर 2 का सभी क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपने ये आपके सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो YouTube में प्लेलिस्ट बना हुआ है सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जरूर से देख लीजिए यदि आप सीडीपी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पुराने क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस सेशन की जो है शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पूरे के पूरे सेशन का या इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू नहीं जुड़ पाते हैं तो ऊपर में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9691192359। आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेस में जो है वो आपका ज्वाइन करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7470960094, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। या फिर इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे सभी वर्तमान ऑनलाइन कोर्सेस की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और वहीं आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए क्लास की जो है वो आपका शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि आपने 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है सीडीपी का, और यदि आपने 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है तो उसकी तुलना में ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपको काफी इजी लगने वाला है। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका लगने वाला है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अकादमिक उत्कृष्टता क्या होती है। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो आपके डिफरेंट टाइप्स के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। एकेडमिक या उसको बोलते हैं करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब स्कूलों में जितनी भी स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सब्जेक्ट सिलेबस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, पढ़ाई से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो एकेडमिक या करिकुलर एक्टिविटीज कहलाते हैं। और पढ़ाई लिखाई से छोड़ करके बाकी जो वर्क होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है किसको छोड़ करके, पढ़ाई को छोड़ करके, वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी हो जाएगी, को करिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर मांग क्या रहता है, एकेडमिक एक्टिविटी का रहता है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो आपके एक्टिविटी होते हैं उनका मांग रहता है। तो ये बोला गया है कि अकादमिक उत्कृष्टता के मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश क्या है। ए, समय की बर्बादी। बी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना। सी, फुर्सत अथवा विश्राम तनाव मुक्ति के लिए समय देना, किनको, छात्रों को। व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका डी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु क्या होता है, आपका ये आवश्यक होता है, नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो आपका। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ए, आस पड़ोस। बी, परिवार। सी, खेल का मैदान। डी, विद्यालय। ठीक है, तो देखो 12 वर्ष का बच्चा है, मतलब ये चाइल्डहुड में है। ठीक है, या बोल सकते हो लेटर चाइल्डहुड में है, मध्य या पश्च बाल्यावस्था में है। इस समय बच्चे के आपका कहना चाहिए सामाजिक विकास के लिए कौन सा जगह सबसे सर्वोत्तम होता है। नेबरहुड अर्थात आस पड़ोस होते हैं, फैमिली होता है, प्लेग्राउंड होता है, स्कूल होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका खेल का मैदान, उसके लिए सबसे सर्वोत्तम जो है वो आपका स्थान होता है। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आपका प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। ठीक है, द पर्सनालिटी इन चाइल्डहुड इज इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, ठीक है, एम्बीवर्ट, उभयमुखी, ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त में से सभी।
बाल्यावस्था की बात की गई है। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पूर्व बाल्यावस्था है, मध्य या पश्चात बाल्यावस्था है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो आपका समय है ये पूरा का पूरा कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद का जो स्थिति होता है वो चाइल्डहुड में जो है वो आपका आ जाता है, जिसमें से 2 से 6 वर्ष का जो आपका समय रहता है वो प्री चाइल्डहुड रहता है। फिर 6 से 11 वर्ष का जो समय रहता है वो पोस्ट चाइल्डहुड जो है वो आपका रहता है। तो इस बीच में आपका जो बच्चे का व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बहिर्मुखी होता है। उसका नेचर कैसा होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ठीक है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? एज अ टीचर आप उसकी जो है आपका मदद कैसे करेंगे? ए कृपांक प्रदान करके, मतलब ग्रेस मार्क्स दे करके। बी पुनः परीक्षा का आयोजन करके, तो ये तो संभव ही नहीं है, किसी एक बच्चे के लिए दोबारा तो आप परीक्षा लेंगे नहीं। सी कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। डी पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। ये भी गलत है भाई, क्यों बोलोगे उसको ट्यूशन के लिए? तो इसमें सबसे सही जो आपका आंसर बैठता है वो बैठता है सी, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। आप तभी तो उसकी ऐसी मदद करेंगे ताकि दोबारा जब एग्जाम में आप वो बैठेगा तो वो एग्जाम पास कर पाए। तो बाई रीटीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक को अपने छात्रों को सीखने के लिए मतलब एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा, मतलब कैसे वो आपका मोटिवेट करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए अनुशासन द्वारा, ऑप्शन बी प्रश्न पूछकर, ठीक है, ऑप्शन सी जिज्ञासा जगाकर, ऑप्शन डी कहानी लेखन के द्वारा। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सीखने के लिए मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं? बाय अराउजिंग क्यूरियोसिटी, अर्थात जिज्ञासा जगा करके आप जो है आपका उसको सीखने के लिए क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? देखिए, अधिकांश क्वेश्चन इसमें आपको क्या मिलेंगे, मैं शुरुआत में बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन आप स्वविवेक से एक आदर्श शिक्षक के रूप में सोचोगे तो बना लोगे। ठीक है, एकदम डिफिकल्ट पेपर नहीं है 2022 और 2020 की तुलना में, लेकिन कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप बिना पढ़े तो नहीं बना सकते, आपको आगे वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, मतलब बोल रहा है को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वगैरह है ना, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह आयोजित करके कर सकता है क्या? एक आदर्श के रूप में, मतलब एक रोल मॉडल के रूप में। सी पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा। डी उपरोक्त में सभी। तो सभी सही है, सभी का प्रयोग करके वो अपने छात्रों में जो है वो आपका अच्छी आदतें जो है वो आपका डाल सकता है। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी होती हैं, रोल मॉडल भी जरूरी होते हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट का सिद्धांत है वो भी आपका जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये एनसीएफ से उठाया हुआ जो है वो आपका क्वेश्चन है। हालांकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं रहता, लेकिन एनसीएफ वगैरह हो गया, आरटी वगैरह हो गया, इनसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है। ठीक है, या फिर एनसीपी से भी पूछता है, नेशनल आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है मतलब एनईपी जो है उससे भी पूछता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005, कई बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस टाइप जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िए। ठीक है, परमिसिव, ठीक है, ऑथोरिटेटिव, फेलिसिटेटिव, नन ऑफ द एबव। तो ये वर्ड आप दिमाग में बिठा लेना। कौन सा? फेलिसिटेटिव। ठीक है, फेलिसिटेटिव होना चाहिए नेचर किसका? आपका टीचर का नेचर सरल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, और इसके लिए सिंपल ऐसा वर्ड यूज नहीं करेगा, इसके लिए यही वर्ड यूज करता है एग्जाम में, क्या? आपका फेलिसिटेटिव। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सरल होनी चाहिए, सही वर्ड याद रखना आप, क्या? आपका फेलिसिटेटिव होनी चाहिए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। पियाजे से हमेशा जितना भी आप देख लेना, जो 2022 है चाहे 2019 हो, मतलब 2020 हो, चाहे अभी हम जो देख रहे हैं 2019 हो, इसमें पियाजे से क्वेश्चन जो है वो आपका अनिवार्य रूप से जो है वो आपका पूछता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देख लेना। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि बच्चा जो है कब मूर्त चिंतन करता है और अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। ठीक है, मूर्त अमूर्त क्या होता है, पहले भी मैंने बताया है आपको। मूर्त चीजों का चिंतन करना मतलब जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में सोच पाना। ठीक है, आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने टीवी है, आपके सामने फोन है, फ्लावर है, कोई जीव जंतु है, उसको देख करके जब बच्चा चिंतन करता है तो वो मूर्त चिंतन कहलाता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, जबकि अमूर्त चिंतन ऐसी वस्तुओं के बारे में चिंतन करना जो उसके सामने नहीं है, है ना। मान लो अंतरिक्ष के बारे में सोच रहा है या समुद्र के बारे में सोच रहा है या जो भी, कोई भी चीज जो उसके सामने नहीं है, तो वो कहलाता है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। मूर्त चिंतन कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाता है, अमूर्त चिंतन को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। तो मूर्त चिंतन जो है वो बच्चे में जो है वो आपका शैशवा अवस्था के लगभग बाद से जो है आना चालू हो जाता है, लेकिन अमूर्त चिंतन आने में समय लगता है, लगभग यह किशोरावस्था के आसपास जो है वो आपका आता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कब मूर्त चीजों के लिए वो चिंतन कर पाता है और कब अमूर्त विचारों का उसमें अभाव रहता है। अब यदि आप जीन पियाजे पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 जो है वो आपकी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इसको याद करने का एक मैं तरीका भी जो है बहुत सारे क्लासेस में जो है बताया हूँ कि आप SPCF करके याद रखना। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को याद रखने में आपका हेल्पफुल होता है। एस मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। पी मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ मतलब होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हल्का सा मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका दे पाओ। जैसे कि पहला जो आपका अवस्था होता है जो मैंने बताया उसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, SPCF बस आप याद रखो। पहला अवस्था एस फॉर क्या हो गया, सेंसरी मोटर स्टेज। इसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। मतलब ये जो आपका अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष के बीच का जो आपका समय होता है, बच्चे इसमें जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है वो आपका सीखना शुरू करता है, मतलब शुरुआती दौर है ये। ठीक है, उसके बाद जो आपकी इसमें दूसरी जो आपकी अवस्था आती है, SP, पी कौन सा हो गया आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री मतलब हो गया पूर्व, ऑपरेशनल मतलब हो गया संक्रियात्मक, स्टेज मतलब हो गया अवस्था। तो ये कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष का जो है वो आपका समय रहता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो होता है सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेज रहता है क्या हो गया, SPC, और उसके बाद F। ठीक है, तो एस हो गया, पी हो गया, सी मतलब क्या हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट का मतलब अभी बताया था क्या होता है, मूर्त। ऑपरेशनल मतलब हो गया संक्रियात्मक, स्टेज मतलब हो गया अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की जो है वो आपका अवस्था होती है। नाम से स्पष्ट है कि बच्चा इसमें जो है वो मूर्त चिंतन कर पाता है, अपने सामने आपका जो चीजें उसको दिखाई देती हैं उनके बारे में वो आपका चिंतन कर पाता है। ठीक है, चौथा जो आपका स्टेज है, एस, क्या हो गया, एस हो गया, पी हो गया, सी हो गया, उसके बाद एफ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल मतलब क्या होता है, औपचारिक। ऑपरेशनल मतलब संक्रियात्मक, स्टेज मतलब अवस्था। ये 11 से 15 होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना जो है वो आपका चालू कर देता है, क्योंकि वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब वो मूर्त चिंतन करेगा। तो जहां पे मूर्त दिखाई दे रहा है वही सही आंसर है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि यहाँ पे और क्वेश्चन भी जो है अपने को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बालक में मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब
कहना चाहिए कि मानसिक जो है वो आपका जो मानसिक रूप से जो आपके मंद रहते हैं, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, उसका रीजन क्या हो सकता है? गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप। तो इनमें से तीनों में से किसी भी के चलते हो सकता है ना, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के बारे में क्वेश्चन है। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है, पूछा है कौन सा गुण सही नहीं है। ए चोरी करना, ठीक है, बी क्रोध प्रकट करना, सी सामाजिक रूप से समायोजित, डी झूठ बोलना। भाई जब वो सामाजिक रूप से समायोजित रहेगा तो समस्यात्मक बालक कैसे कहलाएगा? तो इसका गुण सही नहीं है, कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चोरी करना तो ठीक है, क्रोध प्रकट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तभी तो समस्यात्मक बालक है। लेकिन सामाजिक रूप से समायोजित रहेगा, सोशली एडजस्टेड रहेगा, तो वो समस्यात्मक बालक कहाँ कहलाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, लर्निंग से अधिगम से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है अधिगम, यहाँ से हमेशा से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों से होता है, शारीरिक कारणों से होता है, वातावरण संबंधी कारणों से होता है, तो सभी से हो सकता है ना भाई। लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो जेनेटिकली भी हो सकता है भाई। उसको मान लो हार्मोनल कुछ डिसऑर्डर है बच्चे को बचपन से, तब भी वो ढंग से पढ़ नहीं सकता। शारीरिक कारणों की वजह से भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल कारणों से मतलब बाहरी वातावरण के प्रभाव से भी जो है वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अधिगम अक्षमता में ये सभी कारक जो है वो आपके उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास। जो हम कहना चाहिए कि सीडीपी में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, अभिवृद्धि और आपका विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ शब्द के बारे में बोला गया है। अभिवृद्धि मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। विकास मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट। में जो ग्रोथ अभिवृद्धि है, ये शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? अब मैं आपको पढ़ाया हूं कि वृद्धि, केवल वृद्धि बोलोगे तो वो शारीरिक वृद्धि होता है, लेकिन विकास बोलोगे तो वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, मानसिक के साथ साथ संवेगात्मक, भावनात्मक, हर प्रकार की वृद्धि विकास कहलाता है। लेकिन केवल वृद्धि बोलोगे तो वो होता है कि आपका शारीरिक। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आपका शारीरिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना या स्ट्रेटजी समस्या केंद्रित है? कौन सी व्यूह रचना जो है वो आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड है? ए प्रोजेक्ट या प्रायोजना, बी अन्वेषण, सी खोज, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो आपके प्रॉब्लम सेंटर्ड हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका आपका डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है, सही नहीं है, सही है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आप बनाएं तो हमेशा जो पूछा है उसको एक बार अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इससे आपको गलती होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। क्या सही है पूछा गया है? ऑप्शन ए, शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, मतलब टीचर शुड बी ए क्रिटिक बॉडी। ठीक है, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बना करके रखना चाहिए। तो सबसे सटीक आंसर बैठता है इसमें आपका सी, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति जो है वो मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, मित्र नहीं होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। टीचर शुड हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, नवजात के बारे में जो है वो आपका क्वेश्चन है, मतलब इन्फेंट चाइल्ड के बारे में जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, क्यों? यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव है, जैविक है, बायोलॉजिकल है, सोशियो इमोशनल है, सामाजिक संवेदनात्मक है, और आपका एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक है। तो भावनात्मक रूप से वो अपनी माँ से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। कई लोग बायोलॉजिकल सोच रहे होंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, इमोशनल रूप में वो अपनी माँ से जुड़ा रहता है, इसीलिए वो अपनी माँ के स्पर्श से क्या होता है आपका? मुस्कुराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं अपन। पूछ रहा है, एक बालक जिसकी शिक्षा प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, जितना वो आपका
कैपेबल है उससे कम जो है वो आपका शिक्षा मिल रहा है, तो उससे हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक, विकलांग बालक। विकलांग तो होगा नहीं, अपराधी तो होगा नहीं, प्रतिभाशाली इस कंडीशन में नहीं होगा। जितना वो कैपेबल है उससे कम उसको एजुकेशन जो है वो आपका अटेनमेंट्स मिल रहा है, उससे लोअर मिल रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा कि वह बैकवर्ड चाइल्ड कहलाएगा, पिछड़ा बालक जो है वो आपका कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़े रहोगे तो जानोगे, नहीं तो ये गलत होगा। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब अस्तित्व में आई थी? तो एनसीईआरटी का जो नवीनतम पाठ्यचर्या का रूपरेखा आया था 2005 में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो अंडरलाइन सबसे पहले कर लेना। ठीक है, क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है। देखो 11 साल का जो बच्चा रहता है, मैं आपको बताया हूँ फर्स्ट जो बाल्यावस्था रहती है, इसमें जनरली इसको गैंग अवस्था कहा जाता है। इसमें लड़कों का गैंग रहता है, लड़कियों का गैंग रहता है, मतलब ये ग्रुप में समूह में रहना जो है वो पसंद करते हैं, तो ये कथन तो सही है भाई। ठीक है, उसमें नेतृत्व के गुणों का जो है विकास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन जो है बच्चों में शैशवावस्था में रहता है बेटा। ठीक है, जो दो से आपका 0 से जो 2 वर्ष का समय रहता है, इसमें जो बच्चे होते हैं अनजान लोगों को देख करके घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला ऑप्शन है डी, उसके व्यवहार का समूह पर प्रभाव होता है। समूह में रहते हैं तो व्यवहार के समूह पर प्रभाव होगा, लेकिन अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन ये 11 वर्षीय बच्चे गुण नहीं है, ये शैशवा अवस्था वाले बच्चे गुण है, इसीलिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका आएगा सी। ठीक है, सोज टेंट्रम्स अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स, ये 11 वर्षीय बच्चे गुण नहीं है, यह शैशव अवस्था के बच्चे का जो है वो आपका गुण रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। ठीक है, ये भी अधिगम लर्निंग से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन है। बालक में, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध जो है आपका बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कि यदि अक्षमता का जो संबंध है वो सेंसरी मोटर सिस्टम से रिलेटेड है, किससे? सेंसरी मोटर सिस्टम से, संवेदन और गामक तंत्र से संबंधित है, तो इसके लिए कौन सा प्रोग्राम का प्रयोग किया जाएगा? तो सीधा सीधा इसका आंसर आपको याद रखना है सी, स्ट्रॉट लेहटिनेन क्रिस क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। पढ़े होगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर ये आपका नहीं बनने वाला इस टाइप का क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, मोटर वर्ड से थोड़ा सा ट्रेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? मतलब जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, उपरोक्त सभी। ब्रेल लिपि तो आपका ब्लाइंड पर्सन के लिए रहता है ना, और यंत्र उसके लिए रहता है जो आपका पार्सली जो है डेफ हो, लेकिन जो पूरी तरीके से श्रवण बाधित है उसके लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क्या? आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जो है वो आपका जाना जाता है? ठीक है, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, वैज्ञानिक विधि। तो विलियम किलपैट्रिक को जाना जाता है प्रोजेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना, किलपैट्रिक, प से पैट्रिक याद रख लेना बेटा, और प से प्रोजेक्ट याद रख लेना, तो आपको इजिली याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है क्या? आपका चेंज या परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बिगी और हंट का। ठीक है, बिगी और हंट का कथन ये है कि आपका किशोरावस्था एक्चुअल में परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? शारीरिक भी है, सामाजिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है। किसने कहा है? बिगी और हंट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23,
बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो बच्चों के जो इमोशंस होते हैं, बच्चों की जो क्या आपका भावनाएं होती हैं, और भावनाओं को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। तो बच्चों के भावनाओं से, उनके इमोशन से, उनके व्यवहार जैसे तनाव, बेचैनी, हकलाने आदि को जो है हम, मतलब अगर वो हकला रहा है, बेचैन दिख रहा है, तो हम जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो एसिमिलेशन को जो है ये प्रदर्शित करता है, समावेशीकरण को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एसिमिलेशन, या इसे कहते हैं कि आपका समावेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 25। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है। ये तो सीधे सीधे परिभाषा है कि इसका अधिगम का परिभाषा, अधिगम टॉपिक आप पढ़ते होंगे, लर्निंग टॉपिक आप पढ़ते होंगे, तो उसमें पहली परिभाषा जो आपको अधिगम की देखने को मिलती होगी कि आपका अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को जो है लर्निंग कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आपका अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। ठीक है। ये भी जो है वो आपका डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। पूछा है कि प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ कब किया गया था, या किसने प्रारंभ जो है वो आपका किया था? तो किंडरगार्टन एक प्रकार का प्ले स्कूल होता है जहाँ बच्चे खेल खेल के माध्यम से जो है वो आपका सीखते हैं। तो किंडरगार्टन जो है उसके प्रणेता या वो इन्वेंट किया गया था फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। तो पहला किंडरगार्टन प्रारंभ किसने किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है। तो फ्रोबेल को जो है आप याद रखना किसके लिए? आपका किंडरगार्टन के लिए। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, 2019 के समय का। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का नाम चेंज करके किया गया था वर्धा शिक्षा योजना। आंसर जाएगा इसका सी। ठीक है। इसको अभी नहीं याद में रखोगे तब भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28। मानसिक विकास के पक्ष हैं, मेंटल डेवलपमेंट के पक्ष हो सकते हैं संवेग, बुद्धि, भाषा, उपरोक्त सभी। तो भाई मानसिक विकास का पक्ष उपरोक्त सभी आएगा। आंसर जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? ट्रायल और एरर द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, मोटिवेशन, बाधा, बैरियर, निरर्थक प्रतिक्रियाएं, रैंडम रिस्पॉन्स, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो सभी होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, बैरियर भी होना चाहिए, आपका रैंडम रिस्पॉन्स, निरर्थक प्रतिक्रियाएं भी होना चाहिए। तो इसका भी आंसर जाएगा आपका डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2019 पेपर 1 का। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा सीधा आईक्यू लेवल से क्वेश्चन है। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है। देखो आईक्यू लेवल में बहुत सारे जो है वो आपके चार्ट हैं। जब हम बुद्धि टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कौन सा मंद बुद्धि कहलाएगा, कौन सा सामान्य बुद्धि, कौन सा सामान्य से कम, कौन सा जो है वो आपका गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो आपका कहलाता है। तो इसमें बोला है आपका 85। तो जनरली जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसमें हम पढ़ते हैं 80 से 89 के बीच जिसकी बुद्धि लब्धि, जिसका आईक्यू लेवल रहता है, उस वो आता है सामान्य बुद्धि से कम की श्रेणी में। अब ऑप्शन में तो सामान्य बुद्धि से कम जैसा ऑप्शन नहीं है, या तो सामान्य बुद्धि लिखा है, श्रेष्ठ बुद्धि लिखा है, मंद बुद्धि लिखा है, सामान्य से अधिक बुद्धि। सामान्य से अधिक बुद्धि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। श्रेष्ठ बुद्धि नहीं हो सकता, सामान्य बुद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य बुद्धि से कम का ये आपका बुद्धि लब्धि है। तो इसमें आपका ऑप्शन के आधार पर आंसर जाएगा सी, मंद बुद्धि। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। तो इस प्रकार से 2019 के हमारे जो आपके 30 क्वेश्चन हैं वो यहीं पे जो है वो आपका समाप्त होते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जो जुड़ने का लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है।
यदि उसके माध्यम से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो ऊपर जो लिखा हुआ है पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त करने के लिए हमको फलाने नंबर पर व्हाट्सअप करें, वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिए। और यदि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उसमें प्रवेश वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है आप उसमें व्हाट्सअप कीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक भी है, उस एप्लीकेशन को क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जा करके आप जो डिफरेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज संचालित हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से जो है आपका प्रवेश भी ले सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपको 2019 के पेपर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।